हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास का जो पिछले साल यानी 2023 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये 3 फरवरी 2023 का जो है पेपर है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के पेपर जो है या किस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। इससे पहले भी हम और पेपर आपको सॉल्व करा चुके हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं। आज जो है ये भी आपका जो है 2023 का फरवरी का पेपर है तो इसको भी देख लीजिए किस टाइप के पेपर ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी को पता है कि ऑफलाइन जो एग्जाम हुआ था उसमें एक ही सेट में पेपर हुआ था, एक ही दिन हुआ था, तो उसके आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। लेकिन आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो कई शिफ्ट में हुआ था, कई दिनों तक चला था, तो इसमें कई सारे आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम जो है 3 फरवरी 2023 का जो है सीडीपी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था अगस्त में आपका जो पेपर हुआ था ऑफलाइन, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें एक ही दिन में पेपर हुआ था तो उसका एक ही सेट सॉल्व कर देंगे। आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे ऑफलाइन में, ठीक है। अभी जो है वो आप ऑनलाइन के जितने भी हम करा रहे हैं वो आप करते जाइए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। जो बच्चे होते हैं समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता से भाषा सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है कि वो जो है एक अवधि होती है वो वहाँ तक जो है भाषा को बहुत सरलता से सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में पर्यावरणीय प्रभावी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। जो उनके घर का माहौल होता है उसके साथ ही वो सीखते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा। संवेदनशील, दूसरा क्षेत्रीय, तीसरा विशिष्ट या असामान्य, चौथा अप्रतिक्रिया या अप्रतिक्रियात्मक, ठीक है। तो ये जो जिस अवधि के रूप में जाना जाएगा वो जाना जाएगा आपका संवेदनशील, क्योंकि जिस अवधि में वो सीखते हैं बहुत ही संवेदनशील होता है। जैसे आप जो है आप अपने बच्चों को वातावरण देंगे, जैसा आप एटमॉस्फेयर देंगे उसके अकॉर्डिंग वो भाषा सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो अवधि होती है जिस अवधि में बच्चे जो है भाषा को सीखते हैं बहुत सरलता से, वो क्या होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी एक बार उसके 2 बच्चे हैं, उसमें से एक जो बच्चा है वह दूसरे की तुलना में चलना जो है बहुत अधिक तेजी से सीख रहा है, ठीक है। बहुत तेजी से सीख जा रहा है चलने में, यानी जो चलता है तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से चलने लगता है दूसरा वाले की अपेक्षा, ठीक है। तो सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है। ये जो सीखने का जो ये भिन्नता है 2 बच्चों के बीच में, ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। पहला है व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। दूसरा है कि हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे चढ़ता है या बढ़ता है, ठीक है, यहाँ बढ़ता होगा। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। और 4th नंबर है कि हर किसी में विकास सामान्य में विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि जो है इसका जो सही ऑप्शन होगा कि वो अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। चाहे एक माँ के 2 बच्चे हों या फिर एक से अधिक बच्चे हों तो उनमें जो विकास की प्रक्रिया होती है उनमें सब में क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके 2 जुड़वा बच्चे हैं तो उनका जो विकास का गति है दोनों का बराबर होगा, एक साथ होगा, ऐसा नहीं है। 2 बच्चे हैं तो हो सकता है एक का विकास ज़्यादा हो, एक का कम हो, एक चलना जो है पहले सीख जाए, एक बाद में सीख जाए। तो ये हर व्यक्ति की जो है ये हर व्यक्तियों में ऐसा पाया जाता है। हर जो है पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें जो है जो विकास की प्रक्रिया होती, जो गति होती, क्या होती, वो अलग अलग होती है। तो 3rd ऑप्शन सही होगा, चाहे वो एक घर की बात हो या फिर अलग अलग घर की बात हो, चाहे एक ही माँ के बच्चों की बात हो या फिर अलग अलग माँ के जो बच्चे होते हैं उनकी सबकी जो विकास की प्रक्रिया होती है उनकी क्या होती है, वो गति अलग अलग होती है, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विकास किस पर निर्भर करता है। जो विकास है किस पर निर्भर करता है ये बताना है, ठीक है। पहला आनुवांशिक प्रवृत्तियां पे, बिल्कुल सही, आनुवांशिक प्रवृत्तियों पे विकास निर्भर करता है। दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पे, ये भी ऑप्शन सही है। जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं होती है उसमें भी विकास, व्यक्ति का जो विकास होता है वो उस पर निर्भर होता है। तीसरा भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण भी बहुत अहम भूमिका निभाता है व्यक्ति के विकास के लिए, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका 4th ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। ठीक है, जो जीन पियाजे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। ठीक है, पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो वो है आपका मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। जो क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए वो देना चाहिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चों को। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और सामंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पहला है संतुलन, दूसरा है असंतुलन, तीसरा है प्रत्यक्ष अवबोधन और चौथा है भ्रम। तो वो है आपका संतुलन। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो आत्मसातकरण और सामंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वो है आपका संतुलन यानी बैलेंस। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी 6 वर्ष का एक लड़का है, वो जो है दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है। पहला है संरक्षण, दूसरा है आत्मकेंद्रीयता, तीसरा प्रतिवर्ती चिंतन और चौथा वैज्ञानिक तार्किकता। तो जाहिर सी बात है कि वो खुद के अनुभव को जो है अपने जो भी दुनिया के अनुभव होते हैं या दुनिया की जो चीज़ें होती है वो उसको जो है अपने दृष्टिकोण से देखता है। तो वो होगा आपका क्या, आत्मकेंद्रीयता। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। कैसा मत होगा ये बताना है। पहला है कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जो कानून और नियम होते हैं किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा। दूसरा कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। ये ऑप्शन सही है। अभी तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। ये भी गलत है, दंड से बचने के लिए कोई भी कानून या नियम का पालन नहीं करना चाहिए। फोर्थ है कि कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही सही होगा कि जो भी कानून है या फिर जो अधिकारी हैं जो हमसे बड़े हैं उनका आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए जिससे जो सामाजिक प्रणाली है वो सुगम बनी रहती है, समाज में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, जो लेव वाइगोस्की हैं इनका कौन सा सिद्धांत है ये बताना है। पहला है नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका सही होगा। लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है या फिर उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उसको किसने दिया है, वो है आपके लेव वाइगोस्की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पिछले बार ही आपका ऑनलाइन में पूछा गया है, तो इस बार भी आने की संभावनाएं हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। ठीक है, जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसको सॉल्व करने में चुनौती महसूस कर रहा है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर किसी को भी दिक्कत आती है क्लास में तो उसको अनदेखा नहीं करना है, किसी भी टीचर को अनदेखा नहीं करना है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है कि विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है कि जो भी जहाँ भी उसको जो है प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे चुनौती महसूस कर रहा है वहाँ पे क्या करना चाहिए, उसे संकेत और इशारे देने चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझ सके संकेत और इशारों के माध्यम से। तो सेकेंड ऑप्शन सही है।
थर्ड देख लेते हैं कि सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। सीधे तौर पर सही जवाब बता देना भी ये गलत होता है। तो अगर आप सीधे तौर पर सही जवाब दे देंगे तो वो प्रयास नहीं करेगा, ठीक है। जब तक वो प्रयास नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं, तो ये गलत है। सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। विद्यार्थी को दंडित तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा कि कहीं भी अगर किसी भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो रही किसी भी क्वेश्चन में, तो टीचर को चाहिए कि वो संकेत और इशारे दे ताकि उस चीज़ों को समझे और जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी को किस ओर केंद्रित होना चाहिए। जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें विद्यार्थियों को किस ओर यानी किस तरफ जो है केंद्रित होना चाहिए। पहला अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर नहीं होता है। दूसरा कि जितना हो सके उतना कंठस्थोकरण करने हेतु, कंठस्थीकरण या याद करना जहाँ पे होगा वो क्या होता है आपका निगेटिव होता है। प्रतिस्पर्धा करना भी आपका एक निगेटिव होता है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके निगेटिव हैं, तो गलत है। तीसरा कि मूर्त पुरस्कार और पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, तो मूर्त पुरस्कार और ट्रॉफी जीतने की बात जहाँ पे की जाए वो भी आपका क्या होता है निगेटिव होता है। हर जगह हम जो है ट्रॉफी जीतने की बात नहीं कर सकते, उसको पुरस्कार देने की बात नहीं कर सकते, तो ये गलत होगा। फोर्थ है कि सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर या अर्जन की ओर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा कि सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर केंद्रित होना चाहिए। जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें जो विद्यार्थी होते हैं उनका केंद्रित यही होना चाहिए, उनका जो केंद्र है यही होना चाहिए कि वो किसी भी काम में सक्रिय भागीदारी करें, ठीक है, और उसके साथ जो है ज्ञान अर्जन करें, ठीक है। तो सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन करें या ज्ञान सर्जन करें, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। जो हार्वर्ड गार्डनर है उनके द्वारा जो प्रतिपादित बहुबुद्धि है उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। निगेटिव बताना, इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी जो ऑप्शन निगेटिव होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। पहला है भाषाई बुद्धि, तो ये तो इनका जो है जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसमें शामिल है, तो भाषाई बुद्धि तो आपका क्या है पॉजिटिव है। भावनात्मक बुद्धि जो है ये क्या है आपका निगेटिव है। तीसरा स्थानिक बुद्धि, ये आपका हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित है, और संगीत बुद्धि ये भी इनके द्वारा प्रतिपादित है। तो भावात्मक बुद्धि जो है वो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में से एक शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये निगेटिव है और यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। अभिकथन दिया हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 है वो कहती है कि जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा होनी चाहिए किस में होनी चाहिए, उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो प्राइमरी लेवल के होते सबसे पहले जो उनकी मातृभाषा होती वही सीखते हैं, अपने घर से सीख के निकले हुए होते हैं। तो अगर उनको मातृभाषा में सिखाया जाता है, बताया जाता है या पढ़ाया जाता है तो वो उनको क्या करते हैं आसानी से सीख पाते हैं। तो ये आपका अभिकथन तो सही है। दूसरा कारण दिया है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। मातृभाषा में इसीलिए देना चाहिए शिक्षा ताकि क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं, वो अपनी मातृभाषा में ही चीज़ों को बहुत तेजी से सीखते हैं, ठीक है। तो आपका कारण भी सही है, यानी अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। कूट में दिया हुआ कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। ए और आर दोनों तो सही है, साथ में जो आपका आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर, यहाँ पे जेंडर होगा, जेंडर रूढ़िवादी से या रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए। जो जेंडर रूढ़िवादी होती है हमारे समाज में उससे जो है एक विद्यार्थी को या एक टीचर को कैसे निपटना चाहिए, ठीक है। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित, जो विद्यार्थियों में प्रचलित है जेंडर रूढ़िवादी, उसको किस प्रकार से निपटना चाहिए, ठीक है, ये बताना है। पहला, विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। दूसरा कि वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादी को चुनौती दें, बिल्कुल ऑप्शन सही है कि जो जेंडर रूढ़िवादी हैं अगर उनसे निपटना है, उनकी जो प्रॉब्लम जो समस्या जो जेंडर रूढ़िवादी वाली आ रही हैं अगर उनसे निपटना है तो जो वास्तविक जीवन से संबंधित जो है ऐसे उदाहरण दें, बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित,
ठीक है, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जो है रूढ़िवादी को चुनौती दे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तभी जो है रूढ़िवादी जो चली आ रही है समाज में उससे जो है निपट पाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चों की वास्तविक जीवन में घटनाएं घटती हैं उनसे संबंधित जो है क्या करना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए बच्चों के सामने। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। जो बहुसांस्कृतिक कक्षा होती है उसमें अध्यापक को, एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला कि केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देना चाहिए। जहाँ पे केवल आ जाए आप उसको देख के ही काट दीजिए, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा कि केवल सुविधा वंचित समूहों को सांस्कृतिक प्रथाओं की प्रधानता देनी चाहिए। यहाँ पे केवल आ गया है, इसको भी देख के आप काट दीजिए, आपका समय बचेगा। तीसरा है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये केवल की बात कर रहा है। केवल आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो केवल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, आपके निगेटिव होते हैं। तो अगर आप इनको देख के पहले ही काट देंगे तो आपको ज़्यादा समझने की जो है ज़रूरत नहीं होगी, बार बार क्वेश्चन या आंसर जो ऑप्शन होते हैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपका क्या है टाइम बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों को देख के काट दीजिए, दो ऑप्शन आपके कट गए। तीसरा कि प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। ठीक है, तो नकारात्मक प्रस्तुति क्यों करनी चाहिए, नकारात्मक प्रस्तुति तो करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर सकारात्मक प्रस्तुति की बात होती तो वो आपका ऑप्शन सही होता। नकारात्मक क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत होगा। फोर्थ है कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही, विद्यार्थियों की जो सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव हैं उसके संदर्भ में उनकी जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं बच्चों की, उसको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, आपका समय भी बचेगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है, पहला है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, तीसरा असतत मूल्यांकन और चौथा योगात्मक मूल्यांकन। तो ये क्या कहा जाता है, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, सीखने के लिए आकलन, पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों को प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का उद्देश्य है। एकीकृत, समावेशी, विशेष शिक्षा या फिर अप्रगतिशील। तो वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी समावेशी। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों को प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है, वो होता है समावेशी। समावेशी का मतलब ही होता है कि एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही जगह पे सभी बच्चों को जो भी अलग अलग भिन्नताओं को लेके आए हुए हैं विद्यालय में, यानी चाहे वो सामान्य कैटेगरी के हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे दिव्यांग हो, किसी भी कैटेगरी के हो, या फिर उनमें जो भी अलग अलग भिन्नताएं होती सबको एक साथ ही एक जगह बैठा के शिक्षा प्रदान करना, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसका उद्देश्य समावेशी होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उन्हें अत्यधिक लिखित कार्य दें। अत्यधिक एक मतलब बहुत अधिक कार्य देना भी आपका गलत होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा कि उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल सही ऑप्शन सही है। जहाँ पे आपका चर्चा में शामिल करने की बात हो किसको, बच्चों को, वो ऑप्शन हमेशा आपका क्या होगा, सही होगा। उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें, उनके मतलब बच्चों के संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और उन्हें का मतलब बच्चों को कक्षा में चर्चा में शामिल करें। तो ये ऑप्शन हमेशा आपका सही होगा। जहाँ पे चर्चा में शामिल करने की बात हो, जहाँ पे एक्टिविटी कराने की बात हो, किसको, अध्यापक को नहीं बल्कि बच्चों को, वो ऑप्शन हमेशा आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आसक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पठन वैकल्य,
दूसरा है गुणज वैकल्य, तीसरा भाषा वैकल्य और चौथा है गति समन्वय वैकल्य। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही होगा, गति समन्वय वैकल्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति के शारीरिक संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ पैर के सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कि वो जो शरीर है उसका उसको मूवमेंट नहीं कर पा रहा, जो उसके हाथ पैर है उसको मूवमेंट नहीं करा पा रहा, जो शारीरिक जो उसका संतुलन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, शारीरिक निपुणता उसका जो है सही नहीं है, उसको प्रभावित करती है, तो वो उसमें काम करेगा गति वैकल्य। यानी कि जो उसका शरीर है वो गति नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है, गति समन्वय वैकल्य है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों के होने की संभावना रहती है? ठीक है, जो स्वलीनता होती है जिसमें जिन बच्चों में, उनमें पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों की होने की संभावना होती है? पहला है संप्रेषण से में कठिनाई, यानी बातचीत करने में कठिनाई। दूसरा है सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा। तीसरा बुद्धि लब्धि का बहुत कम सार। तीसरा उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा संप्रेषण में कठिनाई। अगर किसी भी बच्चे को जो है स्वलीनता है, ठीक है, तो ये हम उसको इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि उसको जो है संप्रेषण में कठिनाई होगी, नहीं बातचीत, आपस में बातचीत करने में उसको क्या होगी, कठिनाई होगी, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान की विशेषता नहीं है? पहला है जिज्ञासा की प्रबल भावना। दूसरा है अभिसारी सोच। तीसरा है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। चौथा नवाचारी अनूठे विचार। ठीक है, तो सृजनात्मक विद्यार्थी की जो पहचान की विशेषता नहीं है, जो नेगेटिव है, वो बताना है, तो वो है आपका अभिसारी सोच। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, बाकी आपकी पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, जो एनईपी 2020 है वो क्या सुझाती है शिक्षा के लिए, कि शिक्षा पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक को विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो सुझाती नहीं है, पाठ की जो पाठ्यक्रम हो वो पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित होनी चाहिए, ये गलत है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कभी नहीं कहती है कि जो बच्चों का पाठ्यक्रम है वो सिर्फ विषय वस्तु तक ही, यानी कि जो कॉपी किताबें वहीं तक सीमित होनी चाहिए, बल्कि ये कहती है कि ये बाहरी दुनिया तक जो है, बाहरी दुनिया तक उसको जोड़ के पढ़ाना चाहिए। बच्चों की जो है बाहरी जो दुनिया होती है वहाँ तक उससे जो है जोड़ के पढ़ाना चाहिए, ना सिर्फ जो है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक ही सीमित होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। दूसरा कि तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, याद करने पे या कंठस्थीकरण पर आधारित नहीं होना चाहिए। कभी ये एनईपी 2020 इसको कभी सुझाव नहीं देती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कंठस्थीकरण यही कहाँ भी कहीं भी आ जाए आपका गलत होगा। पाठ्य पुस्तक और विषय वस्तु तक सीमित होना चाहिए, यह भी आपका एक तरीके से निगेटिव है, ये भी आप देख के काट सकते हैं। तीसरा कि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की ओर उन्मुख होना चाहिए, जहाँ पर प्रतिस्पर्धा शब्द आ जाए वो भी विद्यार्थियों के बीच, वो ऑप्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये इसको भी काट देंगे। फोर्थ है कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल सही। जो एनईपी 2020 है वो इस चीज़ को जो है सुझाव देती है कि जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए वो समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, यानी रटने रटाने पे नहीं होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंठस्थीकरण पर नहीं होना चाहिए, बच्चों की भी जो है कोई प्रतिस्पर्धा ना हो इस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है समालोचनात्मक चिंतन पे होना चाहिए, समझ पे आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, पहला है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, तो बाधा के रूप में तो होता नहीं है, ये गलत है। दूसरा कि नकारात्मक पुनर्बनन द्वारा मिटाए जाने चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा कि संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि क्या कह रहा, असामान्यता के परिणाम के रूप में। ठीक है, तो ये भी गलत है। फोर्थ है कि उनको मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए, ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की, यानी बच्चों की शिक्षा पे जो है केंद्रित होनी चाहिए, ताकि जो है उनकी मतलब बच्चों की आवश्यकताएं पूरी हो। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है, किस रूप में अपेक्षित करती है ये बताना है। ठीक है,
पहला है ज्ञान का प्रदाता या ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। निष्क्रिय आपका तो होता नहीं है, सक्रिय होता तो एक बार मान लेते हैं, तो ये आपका गलत है। दूसरा कि जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत या अधीनस्थ प्रतिभागी, ये भी आपका गलत है। तीसरा है सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, बिल्कुल सही। यहाँ पे सुसाधक की बात हुई है और सक्रिय प्रतिभागी की बात, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को, यानी एक प्रगतिशील कक्षा के अध्यापकों को सुसाधक के रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में क्या होना चाहिए, अपेक्षित करती है। ठीक है, तो यानी जो अध्यापक होता है वो सुसाधक होना चाहिए और जो शिक्षार्थी होते हैं या जो विद्यार्थी होते हैं उनको ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तानाशाह या आज्ञाधीन जीव, ये गलत है आपका। ठीक है, आप अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे कोई भी पेपर, चाहे आपका CDP हो, EVS का पेडागोजी हो या क्वेश्चन आंसर हो, अगर ज़्यादातर आपको जो पेडागोजी होती है अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन और जो ऑप्शन आपके दिए होते हैं अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे ना, तो आपके जो आंसर होते हैं बहुत आसानी से आप देख पाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है आपको निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स का। ठीक है, अगर उनको ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड अभी तक आपको नहीं पता कि आपको कौन से जो है निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, कौन पॉजिटिव होते हैं, तो हमारी जो एक वीडियो है हमने बनाई हुई है कि कौन कौन से वर्ड निगेटिव होते हैं, कौन से पॉजिटिव होते हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए जाके हमारी चैनल पे तैयारी बेसिक वाली पे जो प्लेलिस्ट बनाई है हमने, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप उसको देख लेंगे एक बार ना, तो आपका जो टाइम ज़्यादा लगता है पेपर सॉल्व करने में वो बचेगा। ठीक है, जब निगेटिव और जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं जब आपके माइंड में जो है होते हैं ना कि आपके मतलब आपको पता होता कि कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, तो उनको देख के ही आप उसको आंसर कर देंगे कि हाँ ये पॉजिटिव है तो ये आंसर हो सकता है, ये निगेटिव है तो ये गलत हो सकता है। तो उसमें आपका क्या होगा कि टाइम बचेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको डीप में जो है ऑप्शन से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे और कौन सा इसमें वर्ड्स कौन सा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आपका पेडागोजी होता है। पेडागोजी में काफ़ी हेल्प करती है आपका जो निगेटिव और जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रियान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की डैश की प्रवृत्ति को आंकता है। ठीक है, रियान एक बच्चा है, उसको कुछ दिन पहले पता चलता है कि कोई वर्ड है, ठीक है, उसमें जो है ईडी लगाने से, लास्ट में ईडी लगाने से क्या होता है, वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। तो वो क्या करता है कि जितने भी वर्ड होते हैं उसमें क्या है, लास्ट में ईडी लगा देता है। उसको लगता है कि जितने भी हैं वर्ड सब में अगर हम ईडी लगा देंगे तो वो जो है प्रेजेंट से पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जो बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में, यानी जो रेयान है वो किसी भी वर्ड को हर दशा में निरूपित करने का जो रुझान उसके दिमाग में है, जो सोच उसके दिमाग में है, वो किस प्रकृति को दर्शाता है ये बताना है। पहला है कमतर आंकने, दूसरा है अति नियमित, तीसरा प्रतिबंधित और चौथा है द्विभाषिक। तो वो है आपका अति नियमित। ठीक है, यानी अति नियमित यानी कि कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए ईडी लगाने की बात ही है, किसी वर्ड में ईडी लगाने की जो बात हो वो जो है आपका जरूरी नहीं कि जितने भी वर्ड हैं उसका जो है एक ही नियम है, सभी में ईडी लगाने से वो प्रेजेंट से पास्ट में हो जाएगा, ये गलत है, ये अनियमित है। ठीक है, तो आपका अति नियमित सी ऑप्शन सही होगा। ये कोई एक नियम नहीं है, ये जो है इसके भी अलग अलग नियम होते हैं, जरूरी नहीं कि ईडी लगाने से ही सारे शब्द आपके प्रेजेंट में पास्ट हो जाएंगे। वो सारी जो है वर्ड में एक ही प्रक्रिया को जो है लगा रहा है, एक ही प्रक्रिया को निरूपित कर रहा है, तो ये जो सोच है उसकी वो क्या है, वो अति नियमित है। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है उसको जो है एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। किस सोच को विकसित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ये बताना है। पहला है अभिसारी सोच, दूसरा है प्रक्रियात्मक स्थिरता, तीसरा है अपसारी सोच और चौथा अनुक्रिया समुच्चय। ठीक है, तो वो क्या है, कौन सी सोच है, वो है आपका अपसारी सोच। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अपसारी सोच को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है अगर किसी में ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो है तकनीक है किसी बच्चे में। ठीक है,
ठीक है। अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो है अगर किसी बच्चे में, ठीक है, तो उसको हम विकसित करने के लिए जिस चीज़ को उपयोग करेंगे वो है उसकी जो है अपचारी सोच, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। जो रचनावादी क्लास होती है उसमें एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है ये बताना है। सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, जहाँ पे मानक नजर आ जाए सीधे काट दीजिए। दूसरा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। ये ऑप्शन सही है कि ये सुनिश्चित करना कि जो भी बच्चे हैं प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, जो भी उसकी जो है कैपेसिटी, जो भी क्षमता उसको सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, तो ये सही है। तीसरा कि सभी बच्चों को समान गति से आगे बढ़ने की उपेक्षा करे, ये गलत है। उपेक्षा की बात जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तीसरा कि बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, ठीक है, जो उदासीन रहना ये भी आपका क्या है, निगेटिव है, तो ये भी गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा कि सुनिश्चित करना कि जो रचनावादी क्लास होती है उसमें शिक्षक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि यह सुनिश्चित करना कि जो प्रत्येक बच्चा है उसको अपनी क्षमता का सर्वोत्तम रूप से प्रकट करना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। समस्या समाधान की जो पद्धति होती है उसका पहला चरण कौन सा है ये बताना है। पहला है समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है समस्या की पहचान, तीसरा प्रासंगिक जानकारी की खोज और चौथा परिकल्पना का निरूपण। तो समस्या समाधान समाधान पद्धति का जो पहला चरण होता है वो होता है समस्या को पहचानना, ठीक है। किसी भी समस्या को जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी समस्या को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना या पहचानना क्या होता है, उस पद्धति का पहला चरण होता है समस्या समाधान का। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए ये बताना है, ठीक है। कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा निगेटिव है, काट दीजिए। दूसरा कि प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, ये भी आपका क्या है, गलत है। हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड है ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। प्रतिस्पर्धा क्या है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसको देख के काट देंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें। जहाँ पे मानक लक्ष्य निर्धारित करें, मानक शब्द ही आ जाए वो ऑप्शन आपका क्या गलत होगा, क्योंकि मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड। अब यहाँ पे सेकंड दूसरा जो पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड है वो भी आ गया, कठोर मानदंड। तो दो निगेटिव वर्ड है, मानक और कठोर मानदंड, तो कभी आपका ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, इसको देख के काट दीजिए। तीसरा कि बच्चों को, अब 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें, बिल्कुल सही। अगर आप ये ऑप्शन आपको नहीं भी समझ में आता तो भी अगर आप 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए तो फोर्थ तो आपका सही भी होगा, और सही फोर्थ आपका सही है, क्योंकि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने के लिए समर्थन करें। जिस दिशा में वो कार्य करना चाहते हैं उस दिशा में उनका समर्थन करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका अभिकथन और कारण है, ठीक है। पहला है अभिकथन दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ विद्यालयों को चाहिए कि विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कि जो संज्ञानात्मक विकास किया जाता है बच्चों में, उसके साथ साथ विद्यालय जो होते हैं उनको, या विद्यालय में जो टीचर होते हैं उनको चाहिए कि विद्यार्थियों की जो भावनात्मक खुशहाली है उसको सुनिश्चित करें, ठीक है, ताकि उनको जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनको परेशान ना करें, वो क्लास जो है या विद्यालय पढ़ने आए। तो ये ऑप्शन तो यानी कि अभिकथन तो आपका सही है। दूसरा कारण है कि किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। किसी भी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का जो मौखिकीकरण है वो समस्या समाधान कौशल में बाधा नहीं डालता है, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो अभिकथन एक सही है, कारण आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन देखते हैं,
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जी नहीं, सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये दोनों यानी कारण और अभिकथन सही तो है, लेकिन जो आपका कारण दिया वो अभिकथन को जो है व्याख्या नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता। अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता, यानी कि आपको क्या करना है, निगेटिव बताना है। पहला ऑप्शन है कुपोषण, दूसरा है समकक्षियों के साथ सहयोग। तो समकक्षियों के साथ सहयोग आपका सकारात्मक रूप से क्या करता है, योगदान देता है, तो ये आपका पॉजिटिव है। अपसारी चिंतन, ये भी क्या है, योगदान देता है, यह भी पॉजिटिव है। चर्चाएं करना, ये भी क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, ये भी आपका योगदान देता है। कुपोषण, जो बच्चे कुपोषित होते हैं वो अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देते हैं, ये क्या है, आपका निगेटिव है। और निगेटिव का ऑप्शन ही आपका सही होगा क्योंकि निगेटिव ही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव पूछ रहा है, तो पहला ही सही है। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन है सीडीपी के, जो पिछले आपके फरवरी में जो क्योंकि आपका जो पेपर हुआ था वो जो है दिसंबर लास्ट से आपका फरवरी तक चला था। ठीक है, तो फरवरी जो 3 तारीख का पेपर हुआ था उसका जो है ये प्रैक्टिस पेपर है जो कि हमने आज सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जो है उनको देना है, उनको आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए कि पिछला जो पैटर्न था पेपर का वो किस टाइप का पूछा गया था। ठीक है, अगर उनको एक तरीका पता चल जाएगा कि हाँ पिछले बार जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार जो है वो वैसे ही तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका पेपर होने से पहले जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था उसको भी हम सॉल्व कराएंगे, तो वो भी आप देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी क्लासेस हमारी आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।